बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप बीए में हैं और सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, सेमेस्टर अगर फर्स्ट है, अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को अगर आप लिया है तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आज हम इस सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर को आज हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में इसमें क्वेश्चन जो समाहित किए गए हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर है, ये देखिए, इसको आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो पहले इस मॉडल पेपर को पढ़ के हम समझा देते हैं, उसके बाद में इन क्वेश्चनों का आंसर जो हैं उनको भी हमने इसमें लाने का प्रयास किया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं अलग से ढूंढने का प्रयास ना करना पड़े। इसलिए वीडियो से आपका पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर मिल जाए इसी में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में जो मॉडल पेपर जो दिया होता है इसमें 3 खंड होते हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो खंड आ में जो है इसमें दिया हुआ होता है, इसमें ये भी कहता है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब इसके क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको देने हैं, निर्देश पढ़ना है, उसके बाद में इसको आंसर को देना है। तो क्वेश्चन जो पहला इसमें खंड आ में जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है, निर्देश दिया हुआ है इसमें आपको कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ये कह रहा है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर इसमें पूछ रहा है समाजशास्त्र की प्रकृति से पूछ रहा है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछ रहा है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों में का अंतर आपको 50 शब्दों में लिखना है। आगे दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है इंस्टीट्यूशन, संस्था के ऊपर आपको डिफिनेशन लिखनी है 50 शब्दों में। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैरिज, विवाह के ऊपर आपको 50 शब्दों में लिखना है। इसके आगे दिया हुआ है भूमिका, रोल। फिर इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फैमिली, परिवार। फिर इसके आगे दिया हुआ है संस्कृत सापेक्षवाद। फिर इसके आगे दिया हुआ है पशु समाज। फिर इसके आगे दिया हुआ है सोशियोलॉजी, मतलब सामाजिक स्थिरीकरण। दोस्तों फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है संघर्ष। ये पहले खंड में 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो 50 शब्दों में करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 नंबर आपके इस क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो दोस्तों आगे का जो खंड बा है, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है भारत में समाजवाद के उद्भव की विवेचना कीजिए। भारत में समाजवाद की उद्भव की विवेचना कीजिए, ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य में समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है समुदाय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है मानव एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है परिवार संरचना में परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। तो दोस्तों जो खंड बा है इसमें कह रहा है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं खंड बा में, और इसमें पूछ रहा है किन्हीं 4 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। मतलब इन 4 में से इन 6 क्वेश्चनों में से आपको कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो 4 में से आपको जो आते हैं उन क्वेश्चनों को अगर आप देते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है
4 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का होगा। तो 6 जो है 24 नंबर इसमें आप पा पाएंगे। अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप कर देते हैं तो 24 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और अगला जो खंड नंबर दिया हुआ है, खंड जो है, खंड से आ बा, उसके बाद में खंड है सा। खंड सा जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है, खंड सा है, इसमें कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 450 शब्दों में देना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 450 शब्दों में देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, कह रहा है, इसमें पूछ रहा है समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है परिस्थिति को परिभाषित कीजिए, परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 10 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है सामाजिक गतिशीलता क्या होती है एवं इसके प्रकार पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 ऑप्शन, मतलब 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें कह रहा है कि इन्हीं 2 क्वेश्चनों को आंसर आपको देने हैं। इन 4 में से आप किन्हीं 2 मतलब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को अगर कर रहे हैं तब, नहीं तो आपको 2 क्वेश्चन नहीं कर देने हैं और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को भी लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों खंड आ में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ये पूछ रहा था इसमें समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका आंसर जो है आपको इतने 50 शब्दों में करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर है समाजशास्त्र की प्रकृति, तो इसका आंसर है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज, सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति निम्न प्रकार है, इसकी प्रकृति जो है निम्न प्रकार है। यह सामाजिक विज्ञान है, यह वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन सर्वेक्षण पर आधारित है। यह अमूर्त विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। आगे दोस्तों देख रहे हैं, यह समान विज्ञान जो पूरे समाज का अध्ययन है। यह गतिशील है क्योंकि समाज निरंतर बदलता रहता है। दोस्तों इतना अगर आप लिख देते हैं 50 शब्दों में तो आपके 3 नंबर जो हैं वो एकदम पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है समाजशास्त्र में अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है समाज सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं तथा मानसिक तथा सामाजिक संरचना आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र परस्पर संबंधित एवं पूरक विषय हैं। दोस्तों अगर 50 शब्द इतना लिख देते हैं तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, इसमें इंस्टीट्यूशन संस्था के बारे में डिफिनेशन आपको लिखनी है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है विवाह। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। संस्था में आपको लिखना है संस्था, इंस्टीट्यूशन। संस्था वह संगठित व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह नियमों, मानदंडों और परंपराओं पर आधारित होती है। परिभाषा, समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और व्यवहारों का वह संगठित ढांचा जो किसी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करे संस्था कहलाता है। प्रमुख संस्थाएं जो हैं वो हैं परिवार, शिक्षा, धर्म, राज्य, अर्थव्यवस्था। उसके बाद में अर्थव्यवस्था, विशेषताएं इसकी हैं, विशेषताएं दी हुई हैं इसमें फ्रेंड्स। सामाजिक स्वीकृत, नियमों एवं परंपराओं, स्थायित्व, समाज की आवश्यकता की पूर्ति। ये क्वेश्चन आपको करना है।
तीसरा क्वेश्चन है 50 शब्दों में कर देना है, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, विवाह के ऊपर डिफिनेशन लिखनी थी। तो यह है, विवाह एक सामाजिक एवं धार्मिक संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष के बीच में वैधानिक एवं सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। उसके बाद में परिभाषा जो है, समाज द्वारा स्वीकृत वह संबंध जो पति पत्नी को परिवार स्थापित करने और संतानोत्पत्ति का अधिकार देता है, वह विवाह कहलाता है। वह जो है विवाह कहलाता है। इसके प्रमुख जो उद्देश्य दिए हुए हैं फ्रेंड्स, प्रमुख उद्देश्य जो हैं इसमें कह रहा है परिवार की स्थापना, संतानोत्पत्ति, यौन संबंधों का सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निरंतरता। और इसके आगे दिया हुआ फ्रेंड्स विवाह के प्रकार जो होते हैं, एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, तीसरा है बहुपति विवाह, चौथा है अंतरजातीय एवं अंतर विवाह। दोस्तों इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, उसके बाद में छठा दिया हुआ है भूमिका जो दिया हुआ था इसमें पूछ रहा था। उसके बाद में छठा नंबर जो है वो परिवार के बारे में पूछ रहा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भूमिका जो है रोल, भूमिका को इंग्लिश में रोल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस टाइम में देना है, ये 50 शब्दों में देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भूमिका में दिया हुआ, भूमिका से आशय उस अपेक्षित व्यवहार से है जिससे समाज किसी व्यक्ति से उसके स्थित स्टेटस के अनुसार की उम्मीद करता है। उसके बाद में दिया हुआ है परिभाषा, इसकी दी हुई परिभाषा दी हुई इसमें कह रहा है समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उससे जुड़े कर्तव्यों और व्यवहारों को भूमिका कहा जाता है। मतलब इसकी परिभाषा जो है, समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उससे जुड़े कर्तव्यों और व्यवहारों को भूमिका कहा जाता है, ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद में उदाहरण दिया हुआ, जैसे शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों को शिक्षा देना, डॉक्टर की भूमिका रोगियों का उपचार करना, माता पिता की भूमिका जैसे बच्चों का पालन पोषण करना। और इसकी विशेषताएं जो दी हुई हैं इसमें कह रहा है स्थिति पर आधारित और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़े परिवर्तनशील। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, परिवार के बारे में डिफिनेशन लिखना है, फैमिली के बारे में। तो इसमें उत्तर में हमको लिखना है परिवार समाज की सबसे प्राचीन और मूलभूत सामाजिक संस्था है। यह विवाह एवं रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इसकी परिभाषा जो दी हुई है, पति पत्नी और उनकी संतानों से मिलकर बना सामाजिक समूह जो साथ रहता है और परस्पर उत्तरदायित्व निभाता है, परिवार कहलाता है। परिवार के जो कार्य होते हैं ये हैं संतानोत्पत्ति और पालन पोषण, सामाजिकीकरण, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक सुरक्षा। परिवार के जो प्रकार हैं ये जो दिए हुए थे परिवार के कार्य थे, और ये जो हैं परिवार के प्रकार हैं। परिवार के प्रकार जो होते हैं, परिवार के प्रकार जो हैं संयुक्त परिवार, एकल न्यूक्लियर परिवार। इस प्रकार परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति की निरंतरता बनाए रखता है। दोस्तों अगर इतना आप लिख देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका पूरा हो जाएगा और आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ इसमें पूछा था सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ इसमें पूछा था पशु समाज। इन दोनों पे डिफिनेशन लिखनी थी 50 शब्दों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर हमको इस तरह लिखना है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी संस्कृति को उसके अपने मूल्यों, मानदंडों और संदर्भ में समझाना चाहिए, ना कि अपनी संस्कृति के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसकी जो परिभाषा दी हुई फ्रेंड्स, दूसरी स्वीकृत के रीति रिवाजों और व्यवहारों को उसी संस्कृति के संदर्भ में समझाने की दृष्टि को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं।
फ्रेंड्स इसकी जो विशेषता है ये भी आपको लिखना रहेगा। विशेषता जो इसकी दी हुई है, सांस्कृतिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, पूर्वाग्रह और पक्षपात को कम करना, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान दिखाना, और इसका महत्व होता है यह दृष्टिकोण समाज में आपसी समझ, समानता और सद्भाव को बढ़ाने में सहायक है। इसी प्रकार संस्कृत संपेक्षवाद विधिक सांस्कृतिक को समझाने की एक संतुलित और निष्पक्ष पद्धति है। दोस्तों इतना आप लिख दे देंगे तो आपका क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा था पशु समाज, एनिमल सोसाइटी के बारे में पूछा था। तो इसमें आपको 50 शब्दों में लिखना था। तो आप इस तरह लिखेंगे, पशु समाज से आशय उन पशुओं के समूह से है जो संगठित रूप से रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग एवं कार्य विभाजन करते हैं। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखना है फ्रेंड्स। इसकी परिभाषा जो दिया हुआ है ये इसमें है, जब पशु किसी निश्चित नियम, नेतृत्व या कार्य विभाजन के समूह में रहते हैं तो उसे पशु समाज कहा जाता है। इसकी विशेषताएं जो हैं, इसको विशेषताएं भी लिखना होता है फ्रेंड्स। सहयोग एवं सामूहिक जीवन, स्पष्ट कार्य विभाजन जैसे मधुमक्खियों में रानी, श्रमिक, स्वाभाविक जैविक व्यवहार और एवं आधारित, सीमित परिवर्तनशीलता। उदाहरण चींटियों का समूह, मधुमक्खियों का छत्ता, भेड़ियों का झुंड, हाथियों का दल। फ्रेंड्स अगर इतना आप लिख देते हैं, विशेषता भी लिख देते हैं, तो आपका क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है सामाजिक स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है संघर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। सामाजिक स्थिरीकरण में दिया हुआ है फ्रेंड्स, सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज विभिन्न स्तरों या वर्गों में विभाजित होता है। यह विभाजन धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, जाति या व्यवसाय के आधार पर होता है। इसकी परिभाषा है फ्रेंड्स, समाज में व्यक्तियों या समूहों को असमान रूप से ऊंच नीच के आधार पर विभाजित करने की व्यवस्था को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। इसका जो आधार होता है धन, आर्थिक स्थिति, शक्ति, प्रतिष्ठा, जाति एवं वर्ग। और फ्रेंड्स इसकी विशेषता जो है यह सार्वभौमिक है, हर समाज में पाया जाता है, यह स्थायी एवं संगठित व्यवस्था है, इसमें असमानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, इतना अगर आप लिख देते हैं फ्रेंड्स तो आपके 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है संघर्ष के बारे में हमको 50 शब्दों में लिखना है। तो संघर्ष की डेफिनेशन जो है, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने हितों, मूल्यों, संसाधनों को लेकर टकराव की स्थिति में आते हैं। इसकी जो परिभाषा है फ्रेंड्स, परिभाषा जो दी हुई है, जब व्यक्तियों या समूहों के बीच हितों या उद्देश्यों के कारण विरोध एवं प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है तो उसे संघर्ष कहते हैं। संघर्ष का जो कारण है फ्रेंड्स, संघर्ष का जो कारण इसमें दिया हुआ है, संसाधनों की कमी, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की चाह, विचारों में विभिन्नता, आर्थिक असमानता। इसका जो महत्व दिया हुआ है फ्रेंड्स, महत्व जो दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, नई व्यवस्थाओं और सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों इसी तरह हम 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवा दिया। अब खंड बा जो है इसमें कह रहा है, आपको पेपर में हमने बताया था, इसमें कह रहा था कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 150 शब्दों में देने हैं और 6 क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है इसमें कह रहा है भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की विवेचना कीजिए। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की विवेचना कीजिए। उसके बाद में इसने पूछा था समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा था, तो ये इसमें तो पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है खंड बा का वो करेंगे। भारत में समाजवाद का उद्भव जो है
भारत में समाजवाद का उद्भव 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ। औपनिवेशिक शासन, सामाजिक सुधार आंदोलनों तथा पश्चिमी शिक्षा के महत्व से समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की अवधारणा की गई। सन 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हुई। भारतीय समाजशास्त्र के विकास में J.S. घुर्ये, D.P. मुखर्जी तथा राधाकमल मुखर्जी का महत्व योगदान रहा है। उन्होंने जाति, परिवार, ग्राम जीवन और संस्कृति पर अध्ययन एवं भारतीय समाज की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। स्वतंत्रता के बाद का विस्तार विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में हुआ। इस प्रकार भारत में समाजशास्त्र का उद्भव सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना और अकादमिक विकास से जुड़ा रहा है। दोस्तों, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना है, 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है खंडवा का समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध में, इतिहास के मध्य संबंध के बारे में लिखना है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों सामाजिक विज्ञान हैं और एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसको नंबर 1 है अध्ययन का आधार। अध्ययन का आधार जो है इतिहास भूतकाल की घटनाओं, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब इतिहास जो है भूतकाल की घटनाओं, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक संरचना, संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स, ये इतना आपको लिखना है। ऑप्शन मतलब 2 जो इसमें दिया हुआ है, नंबर 2 जो है परस्पर निर्भरता। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेता है। बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सामाजिक परिवर्तन को समझना कठिन है। नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स। नंबर 3 में दिया हुआ है समानता। दोनों ही समाज और उसके विकास का अध्ययन करते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक है। नंबर 4 दिया हुआ है फ्रेंड्स। नंबर 4 इसमें कह रहा है अंतर। इतिहास वर्णनात्मक होता है जबकि समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक होता है और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और समाज की समग्र समझ प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, इतना हम अगर 150 शब्दों में लिख देते हैं तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ था खंडवा का, इसमें पूछ रहा था समुदाय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा था मानव एवं पशु संबंध में अंतर। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछ रहा था समुदाय वह सामाजिक समूह है जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहकर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और आपसी सहयोग तथा सामाजिक भावना से जुड़े होते हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषता। नंबर 1 निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय एक निश्चित क्षेत्र, गांव, मोहल्ला, नगर निवास करता है। नंबर 2 सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन में सदस्य समान जीवन शैली और परंपराओं का पालन करते हैं। नंबर 3 है हम भावना। समुदाय के सदस्यों ने अपनत्व और एकता की भावना होती है। नंबर 4 है सामाजिक नियंत्रण। समुदाय में नियम, रीति रिवाज और मानदंड होते हैं जो व्यवहार को नियंत्रण करते हैं। नंबर 5 दिया हुआ है फ्रेंड्स। नंबर 5 दिया हुआ है स्थायित्व। समुदाय अपेक्षाकृत स्थायी होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नंबर 6 है फ्रेंड्स साझा संस्कृति, भाषा, धर्म, परंपरा और रीति रिवाज समान होते हैं। इस प्रकार समुदाय सामाजिक जीवन एक महत्वपूर्ण इकाई है जो सहयोग, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और आपके अगर फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मानव एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट करना था आपको।
मानव एवं पशु समाज में जो अंतर है उसको स्पष्ट करना था। मानव समाज और पशु समाज दोनों में समूह जीवन पाया जाता है। मानव समाज और पशु समाज दोनों में समूह जीवन पाया जाता है, परंतु दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। नंबर एक है आधार। मानव समाज संस्कृति, परंपराओं और नियमों पर आधारित होता है। पशु समाज पर जैविक प्रवृत्तियों पर आधारित। नंबर दो है भाषा। मानव में विकसित और प्रतीकात्मक भाषा होती है। पशुओं में सीमित संकेतात्मक संरचना होती है। नंबर 3 दिया हुआ फ्रेंड्स। नंबर 3 में है सामाजिक नियंत्रण। मानव समाज में कानून, रीति रिवाज और नैतिक नियम होते हैं। पशु में प्राकृतिक नियंत्रण होता है। नंबर 4 है फ्रेंड। नंबर 4 जो दिया हुआ है इसमें परिवर्तनशीलता। मानव समाज गतिशील और परिवर्तनशील है। पशु समाज अपेक्षाकृत स्थिर होता है। नंबर 5 दिया हुआ है। नंबर 5 में है संस्कृति। मानव समाज में संस्कृति का विकास और संरचना होता है। पशु समाज में संस्कृत और अभाव या अत्यंत सीमित रूप होता है। इसका निष्कर्ष दिया हुआ है मानव समाज और अधिक विकसित, संगठित और सांस्कृतिक आधार पर निर्मित होता है, जबकि पशु समाज मुख्यतः जैविक प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दोस्तों इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ था इसमें पूछा था प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ था इसमें पूछा था परिवार संरचना में परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है माध्यमिक समूह का वह समूह जिसमें सदस्यों के संबंध औपचारिक, उद्देश्यपूर्ण और सीमित होते हैं। यह आकार में बड़ा एवं व्यक्तिगत भावनाओं से अपेक्षाकृत दूर होता है। इसकी प्रमुख विशेषता जो है बड़ा आकार, सदस्यों की संख्या जो अधिक होती है, औपचारिक संबंध नियमों और पदों पर आधारित होते हैं, व्यक्तिगत नहीं। इसको नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स। उद्देश्य परकता किसी विशेष लक्ष्य या कार्य की पूर्ति के लिए गठित। नंबर 4 है अल्पकालिक या स्थायी लक्ष्य पूर्ण होने का समाप्त भी हो जाता है। नंबर 5 दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष संपूर्ण का अभाव, सभी सदस्यों के बीच घनिष्ठ संपर्क नहीं होता है। नंबर 6 जातिवाद, व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा अधिक महत्व। उदाहरण विद्यालय, कार्यालय, राजनीतिक दल, उद्योग आदि। निष्कर्ष माध्यमिक समूह आधुनिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित और औपचारिक ढंग से कार्य होता है। दोस्तों इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ था इसमें पूछ रहा था सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारक। सामाजिक संरचना से आशय है समाज की संस्थाओं, संबंधों और भूमिकाओं की व्यवस्था से है। समय के साथ इसमें परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण होता है। प्रमुख कारण है नंबर 1 है औद्योगिकीकरण, उद्योगों के विकास से परिवार, रोजगार और वर्ग संरचना में बदलाव आता है। नंबर 2 शहरीकरण, गांव से शहर की ओर पलायन से जीवन शैली और सामाजिक संबंध बदलते हैं। नंबर 3 है शिक्षा जागरूकता बढ़ाकर समानता और नई भूमिका को प्रोत्साहित करती है। नंबर 4 दिया हुआ है फ्रेंड्स। नंबर 4 है प्रौद्योगिकी, तकनीकी विकास, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संचार और कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया। नंबर 5 दिया हुआ है राजनीतिक परिवर्तन, कानून और नीतियों जैसे आरक्षण, महिलाओं अधिकारों, सामाजिक ढांचे को प्रभावित करती है। नंबर 6 सांस्कृतिक परिवर्तन, नई मान्यताएं, मूल्य
नई मान्यताएं, मूल्य और जीवन शैली भी संरचना को बदलती हैं। निष्कर्ष सामाजिक संरचना में परिवर्तन बहुआयामी प्रक्रिया है जो आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। दोस्तों इसी तरह छठा क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। अब जो फ्रेंड्स जो खंड बात था इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, जो 4 क्वेश्चन करने थे आपको और 150 शब्दों में आंसर को देना था। तो ये 6 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब खंड सा को सॉल्व करेंगे। खंड सा में दिया हुआ है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में देना होता है। 450 शब्दों में देना है। तो इसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा था समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विवेचना। समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाता है। समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह मानव समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक पद्धति द्वारा व्यवस्थित अध्ययन करता है। विज्ञान का अर्थ है तथ्यों पर क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत विश्लेषण। आगे फ्रेंड्स, समाजशास्त्र इन सभी मानकों को पूरा करता है, इसलिए समाजशास्त्र का विज्ञान माना जाता है। इसलिए इसे समाज का विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे ने इसे सामाजिक भौतिकी और प्रत्यक्षवाद पर बल दिया। उनके अनुसार समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नियमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। इसी आधार पर समाजशास्त्र का विकास एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हुआ। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि। इन विधियों के माध्यम से सामाजिक तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की अवधारणा प्रस्तुत की और बताया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ में किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट करता है। समाजशास्त्र केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके कारणों और परिणामों का विश्लेषण भी करता है। यह सामाजिक संबंधों, समूहों, वर्गों, जातियों, परिवार, शिक्षा, धर्म और राजनीति जैसी संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन में निष्पक्षता और तटस्थता का विशेष महत्व है। मैक्स वेबर ने मूल निरपेक्षता पर जोर देते हुए कहा कि समाजशास्त्री को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों में मुक्त होकर अध्ययन करना चाहिए। हालांकि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं किया जा सकता, फिर भी यह तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों के आधार पर सामाजिक घटनाओं को समझने और समझाने का प्रयास करता है। यह सामान्यीकरण करता है और सिद्धांतों का निर्माण करता है, जैसे सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह समाज की संरचना, कार्यप्रणाली और परिवर्तन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जो मानव जीवन को व्यवस्थित और गहराई से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन था जो 450 शब्दों में लिखना था। खंड जो सा है इसमें 450 शब्दों में इन क्वेश्चनों का आंसर जो होते हैं वो 400-450 शब्दों में ही लिखने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग लगा होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं 2 ही क्वेश्चन को इसमें किया जाता है। क्वेश्चन 4 से 5 दिए होते हैं, लेकिन आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने सॉल्व करवाया। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो था 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इसमें परिस्थिति और भूमिका के बारे में लिखना था। परिस्थिति की परिभाषा दी हुई है। परिस्थिति की परिभाषा, समाज में किसी व्यक्ति को प्राप्त स्थान या पद को प्रायश्चित कहते हैं। समाज में किसी व्यक्ति को प्राप्त स्थान या पद को प्रायश्चित कहते हैं। यह स्थान जन्म, आयु, शिक्षा, लिंग, पेशा आदि के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण डॉक्टर, शिक्षक, माता पिता आदि। उसके बाद में परिस्थिति दो प्रकार की होती हैं। एक आरोपित परिस्थिति, जैसे जन्म से प्राप्त, जैसे जन्म, जाति, लिंग। उसके बाद में 2 नंबर दिया हुआ है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति जैसे डॉक्टर प्रयास से प्राप्त, जैसे डॉक्टर, अधिकारी। परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर। परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर। परिस्थिति स्टेटस, भूमिका रोल। अर्थ समाज में व्यक्ति का स्थान, उस स्थान से जुड़ा है। अपेक्षित व्यवहार, प्रकृति या पद की स्थिति। कर्तव्य एवं कार्य संबंध, स्थिति या अपेक्षाकृत स्थायी, गतिशील एवं क्रियात्मक। उदाहरण शिक्षक होना, पढ़ना और मार्गदर्शन करना। निष्कर्ष, परिस्थिति व्यक्ति का समाज स्थान है, जबकि भूमिका उस स्थान के अनुसार किया जाने वाला व्यवहार है। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इतना अगर आप लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ था सामाजिक गतिशीलता के बारे में, इसमें लिखना था सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? सामाजिक गतिशीलता से आशय समाज में किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति, स्टेटस में परिवर्तन से है। जो कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्तर, वर्ग, पेशा, प्रतिष्ठा में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन करता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। ऊर्ध्व गतिशीलता, जब व्यक्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। उदाहरण मजदूर का अधिकारी बनना, ये जो है ऊर्ध्व गतिशीलता कहलाता है। नंबर 2 है अधो गतिशीलता, जब व्यक्ति उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आ जाता है। उदाहरण व्यवसाय में घाटा होने पर आर्थिक स्थिति गिरना, ये जो है अधो गतिशीलता कहलाता है। नंबर 3 दिया हुआ है क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता में दिया हुआ है जब व्यक्ति समान स्तर पर ही एक ही स्थिति में दूसरी स्थिति में जाता है। उदाहरण एक शिक्षक का दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण जो है वो क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। इसका ऑप्शन। उसके बाद में नंबर 4 दिया हुआ है पीढ़ीगत गतिशीलता, जब एक पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी की स्थिति में परिवर्तन हो। उदाहरण किसान का पुत्र इंजीनियर बनना, ये पीढ़ीगत गतिशीलता है। नंबर 5 दिया हुआ है। नंबर 5 में है अतः पीढ़ीगत गतिशीलता। इसमें दिया हुआ है जब एक व्यक्ति के जीवन काल में स्थिति बदलती है। उदाहरण कर्मचारी को पदोन्नति पाकर प्रबंधक बनाना। निष्कर्ष, सामाजिक गतिशीलता समाज में अवसरों, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। समाज की खुली या बंद संरचना को भी दर्शाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ था, इसमें चार हेडिंग्स दी हुई थी। इसमें 2 हेडिंग्स करनी थी। तो चलिए, इसमें जो पहला जो हेडिंग थी वो लोकाचार थी और दूसरा जो है सहयोग थी। तो पहला जो लोकाचार थी, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं लोकाचार। लोकाचार क्या है? लोकाचार वे सामाजिक नियम मापदंड हैं जो समाज के नैतिक मूल्यों और परंपराओं से जुड़े होते हैं। ये समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके उल्लंघन पर कड़ी निंदा या दंड मिल सकता है। इसको हम लोकाचार कहते हैं। परिभाषा जिसकी दी हुई है, समाज द्वारा स्वीकृत वे व्यवहार पद्धतियाँ जो नैतिक दृष्टि से अनिवार्य मानी जाती हैं, लोकाचार कहलाती हैं। प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं। प्रमुख विशेषता नैतिक से संबंधित
नैतिकता से संबंधित होते हैं। नंबर 2, समाज में अनिवार्य माने जाते हैं। 3 है, उल्लंघन करने पर कठोर सामाजिक प्रतिक्रिया मिलती है। नंबर 4 है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। उदाहरण, बड़ों का सम्मान करना, विवाह संबंधी नियमों का पालन करना, धार्मिक परंपराओं का सम्मान। निष्कर्ष, लोकाचार समाज की नैतिक नींव है जो सामाजिक नियंत्रण और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो नंबर 2 था वो सहयोग था। कॉरपोरेशन के बारे में लिखना था। सहयोग वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह किसी साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं, उसको हम सहयोग कहते हैं। परिभाषा दी हुई है, जब व्यक्ति या समूह अपने व्यक्तिगत हितों के ऊपर उठकर सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे सहयोग कहते हैं। सहयोग के प्रकार जो है, प्रत्यक्ष सहयोग, जब लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो प्रत्यक्ष सहयोग होता है। उदाहरण, समूह मध्यम। अप्रत्यक्ष सहयोग, जब लोग अलग अलग कार्य करके एक ही लक्ष्य की पूर्ति करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष कार्य कहते हैं। नंबर 3, स्वैच्छिक सहयोग, स्वेच्छा से किया गया सहयोग। नंबर 4 है, अनिवार्य सहयोग, परिस्थिति के कारण किया गया सहयोग। इसका महत्व जो है, सामाजिक एकता और सामंजस्य को बढ़ाता है। सामाजिक एकता और सामंजस्य को बढ़ाता है। सामूहिक विकास में सहायक होता है। समाज में शक्ति और स्थिरता बनाए रखता है। इसका निष्कर्ष है, सहयोग समाज की आधारभूत प्रक्रिया है जो सामूहिक जीवन को संगठित और सफल बनाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 का 4 नंबर जो दिया हुआ है बहुसंस्कृतवाद के ऊपर लिखना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में जो 4 दिया हुआ था इसमें मूल्य के बारे में लिखना था। तो हम बहुसंस्कृतवाद के वाला क्वेश्चन जो है इसको हम करते हैं। बहुसंस्कृतवाद क्या है? बहुसंस्कृतवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार एक समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं को सम्मान और मान्यता दी जानी चाहिए। परिभाषा, जब किसी समाज में अनेक संस्कृतियां अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए समान रूप से अस्तित्व में रहती हैं तो उसे बहुसंस्कृतवाद कहते हैं। प्रमुख विशेषताएं जो दी हुई हैं इसमें कह रही हैं, नंबर 1 है सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना। 2 नंबर है सभी संस्कृतियों को समान सम्मान देना। 3 नंबर है सहिष्णुता और पारंपरिक समझ को बढ़ावा देना। नंबर 4 है सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करना होता है। इसका जो महत्व दिया हुआ है, सामाजिक एकता और उद्भव को मजबूत करना, भेदभाव और असहिष्णुता को कम करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष, बहुसंस्कृतवाद विविध संस्कृतियों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और पारंपरिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। फ्रेंड्स, मूल्य क्या है? मूल्य वे आदर्श एवं मान्यताएं हैं जिनमें समाज सही, अच्छा व वांछनीय मानता है। वे व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों को दिशा निर्देश देते हैं। परिभाषा है, समाज द्वारा स्वीकृत वे आदर्श सिद्धांत जो सही, गलत तथा अच्छा बुरा निर्धारित करते हैं मूल्य कहलाते हैं। मूल्य की विशेषता, सामाजिक नंबर 1 है सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं। नंबर 2 है व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नंबर 3 जो दिया हुआ है समाज और समय और समाज के अनुसार बदल सकते हैं। नंबर 3 दिया हुआ है संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। उदाहरण, ईमानदारी, असमानता, स्वतंत्रता, सम्मान। निष्कर्ष, मूल्य समाज की नैतिक नींव है जो व्यक्ति के आचरण को और सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखती है। दोस्तों, इसी तरह हमने खंड 7 को भी हमने सॉल्व करवा दिया।
जो जो इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं खंड साम में, वो 150, 450 शब्दों में लिखने होते हैं। इसी तरह हमने इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवाया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो का राय इस कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्मार्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।